नमस्ते, मैं सिद्धांत हूं और आप ललन टॉप देख रहे हैं। यूपी का बलिया जिला, यहाँ के फेफना गांव में 24 अगस्त की रात एक पत्रकार की हत्या कर दी गई। नाम रतन सिंह। पुलिस के मुताबिक दो पक्षों के बीच पुरानी रंजिश थी, जिसके चलते दूसरे पक्ष ने रतन सिंह को मारा। 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जांच चल रही है। घटना के बाद से ही यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन ये पहली घटना नहीं है। पिछले 2 महीनों में कई सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिस पर यूपी पुलिस बैकफुट पर ही। सवाल उठे हैं उस पर। क्या है वो घटनाएं, क्यों सवाल उठे हैं, क्या सवाल उठे, सब बताएंगे। घटना नंबर 1, कानपुर पुलिस पर हमला और आरोपी विकास दुबे का कथित एनकाउंटर। 2 जुलाई 2020 कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। 8 पुलिसकर्मी मारे गए। विकास दुबे फरार हो गया। खोजने का काम शुरू हुआ। पूरे प्रदेश में हाई अलर्ट था, सीमाएं चाक चौबंद थी। दावा था कि कोई कहीं जा नहीं सकता। और 9 जुलाई 2020 को विकास दुबे मध्य प्रदेश के उज्जैन के महाकाल मंदिर में पकड़ा गया। विकास की गिरफ्तारी के बाद कानपुर पुलिस की टीम 10 जुलाई को उसे उज्जैन से कानपुर ला रही थी। सुबह सुबह खबर आई कि जिस गाड़ी से उसे लाया जा रहा था वो गाड़ी पलट गई। विकास ने भागने की कोशिश की। रोकने के चक्कर में वो कथित एनकाउंटर में मारा गया। इसके बाद यूपी पुलिस की कार्रवाई के तरीके पर भी सवाल खड़े हुए। विकास दुबे और उसके कई बाकी साथियों के कथित एनकाउंटर को लेकर पुलिस को घेरा गया। प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा कि सुप्रीम कोर्ट कानपुर के पूरे कांड की जांच कराए। इस कथित एनकाउंटर मामले की जांच एक पैनल कर रहा है। इस पैनल में 3 लोग हैं। एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं BS चौहान, दूसरे यूपी के पूर्व DGP KL गुप्ता और तीसरे इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस शशिकांत अग्रवाल। घटना नंबर 2, गाजियाबाद में पत्रकार विक्रम जोशी की हत्या। गाजियाबाद में 20 जुलाई की रात पत्रकार विक्रम जोशी पर फायरिंग की गई। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि विक्रम की भांजी को कुछ लड़के अक्सर परेशान करते थे। इसे लेकर उन्होंने करीब 1.5 साल पहले पुलिस में यौन शोषण की शिकायत की थी विजयनगर थाने में। कोई कार्रवाई नहीं हुई। लड़कों ने अपनी हरकतें जारी रखी। 16 जुलाई को विक्रम ने एक बार फिर मामले की शिकायत की। इस बार भी पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। 20 जुलाई की रात विक्रम अपनी 2 छोटी बेटियों के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें कुछ लोगों ने रोक लिया, लाठी से पीटा, गोली मार दी। परिवार ने आरोप लगाया कि यौन शोषण के आरोपियों ने ही ये हमला किया है। साथ ही पुलिस की लेट लतीफी पर भी सवाल उठाए गए थे। पुलिस ने उस वक्त यानी विक्रम पर हमले के बाद 9 लोगों को गिरफ्तार किया और कहा कि मामले की जांच की जा रही है। परिवार की शिकायत पर स्थानीय चौकी इंचार्ज सब इंस्पेक्टर राघवेंद्र को सस्पेंड कर दिया गया था। इस केस को लेकर भी यूपी पुलिस पर लोग जमकर गुस्सा हुए थे। यौन शोषण के मामले में एक्शन नहीं लेने को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। सरेआम गोली चलाने की घटना को लेकर भी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े किए गए थे। घटना नंबर 3, कानपुर किडनैपिंग केस। कानपुर के बर्रा इलाके में रहने वाले संजीत यादव का 22 जून को अपहरण हुआ था। 23 जुलाई को पुलिस ने 5 लड़कों को गिरफ्तार किया। उनसे पूछताछ में पता चला कि 26 या 27 जून को ही संजीत की हत्या की जा चुकी थी। संजीत के घर वालों के मुताबिक उन्हें 29 जून को 30 लाख की फिरौती का कॉल आया था। उन्होंने पुलिस को जानकारी दी तो एक प्लान बनाया गया। घर वालों ने आरोप लगाया कि फिरौती के 30 लाख रुपए उन्होंने पुलिस के कहने पर किडनैपर को दे दिए, लेकिन फिर भी पुलिस उनके भाई को, उनके बेटे को बचा नहीं पाई। संजीत यादव को बचाया नहीं जा सका। इस बहन रुचि ने बयान दिया कि पुलिस ने वादा किया था कि उसके भाई को लेकर लाकर देंगे, लेकिन पुलिस ने ऐसा नहीं किया। फिर 25 अगस्त आया। ये 23-24 जुलाई का बयान है। लगभग 1 महीने बाद 25 अगस्त 2020 को ये लोग अपने भाई की लाश को लेने के लिए धरने पर बैठे थे। कहा था कि पुलिस ने जैसा वादा किया था कि पांडू नदी में उनका भाई डूब गया था, वहाँ से उनकी लाश ला कर दे, तो पुलिस ने धरना खत्म करा दिया। यानी 1 महीने बाद तक लाश सौंपी नहीं जा सकी है। घटना नंबर 4, कासगंज में ट्रिपल मर्डर। कासगंज का होडलपुर नाम का गांव, 26 जुलाई की रात यहाँ पे 3 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक आदमी बुरी तरह से घायल हुआ। सभी एक ही परिवार से थे। घटना पर पुलिस ने कहा कि आपसी रंजिश के चलते ये हत्याएं की गई हैं। कासगंज पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। एक पुलिस अधिकारी ने तब कहा था कि दोनों पक्षों के बीच में पुरानी रंजिश की बात आ रही है। पिछले साल एक मुकदमा दर्ज हुआ था, उसी के परिप्रेक्ष्य में यह घटना प्रतीत हो रही है। इस मामले पर भी लोगों का जमकर गुस्सा फूटा था। यूपी के पूर्व CM अखिलेश यादव ने यूपी सरकार के लिए खरी खोटी भरा ट्वीट किया था।
लिखा था कि कासगंज जिले में एक ही परिवार के 3 लोगों की हत्याओं से प्रदेश दहल गया है। हत्यारों के फरार होने की खबर है। उत्तर प्रदेश में धारावाहिक आपराधिक घटनाओं को देखकर लगता है कि प्रदेश की बागडोर अब शायद भाजपा सरकार के हाथ से निकलकर बदमाशों के हाथ में चली गई है। घटना नंबर 5, जब बुलंदशहर के वकील का शव 7 दिन बाद मिला। धर्मेंद्र चौधरी, बुलंदशहर में रहने वाले एक वकील, 25 जुलाई के दिन वो अचानक गायब हो गए। भाई ने शिकायत दर्ज कराई। अगले दिन यानी 26 जुलाई को धर्मेंद्र की बाइक घर से 6 किलोमीटर दूर खबरा गांव में बरामद हुई। जांच हुई तो पता चला कि धर्मेंद्र अपने दोस्त विवेक से मिलने निकला था, जिसे उन्होंने 60 लाख रुपए उधार दे रखे थे। पुलिस ने विवेक के गोदाम की सीसीटीवी फुटेज खंगाली। पता चला कि 25 जुलाई को धर्मेंद्र आए तो थे, लेकिन वापस नहीं गए। 1 अगस्त को उनका शव उसी गोदाम में दफन मिला। पुलिस के मुताबिक विवेक धर्मेंद्र को पैसे वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अपने 2 नौकरों के साथ मिलकर उन्हें मार दिया और दफन कर दिया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया था। यूपी पुलिस पर फिर से लेट लतीफी करने और लापरवाही बरतने के आरोप लगाए गए। घटना नंबर 6, आजमगढ़ में दलित समुदाय से आने वाले प्रधान की हत्या। आजमगढ़ के बांसगांव में 14 अगस्त की शाम ग्राम प्रधान की हत्या कर दी गई। प्रधान का नाम सत्यमेव जयते उर्फ पप्पू 42 वर्ष के थे। दलित समुदाय से आते थे, पहली बार प्रधान बने थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक 14 अगस्त की शाम हत्यारों ने खुद सत्यमेव जयते को घर से बुलाया था, गोली मारी, फिर खुद घर जाकर उनके मारे जाने की खबर भी बताई। गांव में बवाल मच गया। कई वाहनों में आग लगा दी गई। इस दौरान एक 8 साल का बच्चा भी एक गाड़ी की चपेट में आ गया, जिससे उसकी भी मौत हो गई। सत्यमेव जयते के घर वालों ने आरोप लगाया कि गांव के ऊंची जाति से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने सत्यमेव जयते की हत्या की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्राम प्रधान और बच्चे की मौत पर दुख जताया, परिवार के साथ संवेदना जाहिर की। ST/SC एक्ट के तहत मुख्यमंत्री सहायता कोष से 5-5 लाख रुपए पीड़ित परिवार को देने की घोषणा की। संबंधित थानाध्यक्ष, चौकी प्रभावी को निलंबित करने के आदेश दिए। अपराधियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट लगाने के निर्देश दिए। लखीमपुर रेप। लखीमपुर जिला, यहाँ के गांव में रहने वाली 13 साल की बच्ची को शौच के लिए गन्नों के खेत की तरफ जाना पड़ा। देर रात तक घर नहीं लौटी। परिवार वालों ने खोजा, नहीं मिली। पुलिस ने को शिकायत की। पुलिस ने खोजा, शव मिला। घर वालों ने गांव के ही संतोष यादव और संजय गौतम पर बच्ची का रेप और उसकी हत्या के आरोप लगाए। साथ ही ये भी कि बच्ची की आंखें फोड़ दी गईं, उसकी जीभ काट दी गई और इतना ही नहीं, उसके गले में रस्सी बांधकर उसे खेतों में घसीटा गया। शव का पोस्टमार्टम हुआ। गैंगरेप की बात सामने आई, पर आंख फोड़ने और जीभ काटने जैसे आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया। SC/ST एक्ट भी लगाया। आरोपियों को गिरफ्तार करके न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। आगरा में डॉक्टर की हत्या। आगरा जिले में 19 अगस्त को एक खाली प्लॉट में एक लड़की का शव मिला। छानबीन करने पर पता चला कि लड़की एक डॉक्टर है, SN मेडिकल कॉलेज में जॉब कर दी थी। परिवार ने उसके लापता होने की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। जब परिवार ने शव को पहचाना तो हत्या का आरोप एक दूसरे डॉक्टर पर लगाया, डॉक्टर विवेक तिवारी पर, जो उरई जालौन के जिला अस्पताल के मेडिकल अधिकारी की पोस्ट पर तैनात था। पुलिस ने गिरफ्तारी की। पुलिस के मुताबिक पूछताछ हुई तो विवेक तिवारी ने हत्या करने की बात कबूल की। घर वालों ने बताया कि विवेक उनकी बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन वो इनकार करती रही। वहीं पुलिस के सामने विवेक ने बताया कि 18 अगस्त की रात वो महिला डॉक्टर से मिला था। दोनों के बीच बातचीत हुई, झगड़ा हो गया और गुस्से में उसने महिला डॉक्टर को मार डाला। तो ये थी कुछ घटनाएं जो पुलिस डायरी और मीडिया की सुर्खियों का हिस्सा बन सकीं, जहां पुलिस पर बार बार सवाल उठे, कार्यप्रणाली सुस्त रहने और गड़बड़ियों से भरे होने के आरोप पुलिस पर लगाए गए। ये खबर हमारी साथी लालिमा ने लिखी थी। मैं सिद्धांत हूं और आप लल्लन टॉप देख रहे हैं। शुक्रिया।